सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फूड जो है एनिमल से भी मिलता है, एनिमल भी सोर्स है फूड का। और ये एनिमल जो होगा ये एनिमल से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे मिल्क, एग, मीट, ये सब के लिए, ये पर्पस के लिए जो है एनिमल को क्या किया जाता है, एनिमल को पाला जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री? तो जब लार्ज स्केल पे जब पाला जाएगा और उनको प्रॉपर फूड, केयर, शेल्टर दिया जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब इस क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है वो इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग जो होता है, कैटल को जो लगाया जाता है, वो दो पर्पस होता है। वन इज़ मिल्क, दूध के लिए, और दूसरा है ड्रॉट के लिए। तो जो दूध देने वाले एनिमल होते हैं, जिन्हें मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। व्हाट इज़ दे आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। और जो ड्रॉट के लिए होंगे तो उनको कहा जाएगा ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट मीन्स व्हाट? ड्रॉट लेवल मीन्स जैसे कि टिलिंग हो गया, फार्मिंग में जो यूज़ होता है, उनको लगाया जाता है कार्टिंग के लिए, गाड़ी के लिए, इरिगेशन में यूज़ होता है एनिमल का। तो ये सब में ड्रॉट एनिमल का यूज़ होगा। तो दो डिफरेंट स्पीसीज़ है, बॉस इंडिकस है और बॉस बुबैलिस है। अगेन दिस इज साइंटिफिक नेम, जो हम लोगों ने जो डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग में पढ़ा था। तो ये साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस एंड बॉस बुबैलिस। ये जो है एनिमल है। और बॉस इंडिकस क्या है? काउज है, और काउ है। और बॉस बुबैलिस है बुफेलोज। तो ये है इनके नेम है। अब जो मील्स एनिमल है, जनरली दूध के लिए जिनको पाला जाता है, तो दूध के लिए पालने वाले एनिमल पे जो है क्या, किस पे ध्यान दिया जाता है? लैक्टेशन पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो काफ देने के बाद, बर्थ ऑफ काफ के बाद कितना टाइम तक वो दूध देंगी। तो जैसे ही हम लोग लैक्टेशन पीरियड अगर बढ़ा दें, तो ये मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो एग्जॉटिक ब्रीड जो होता है, जैसे जर्सी गाय के बारे में सुना होगा, उनका लैक्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उनमें डिजीज़, चूँकि ये एग्जॉटिक है, बाहरी है, तो ज़्यादा डिजीज़ लगने का खतरा रहता है। तो इसके चलते क्या होता है कि जो लोकल ब्रीड होते हैं, जो वहीं के ब्रीड होते हैं, जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, तो ये सारे काऊ जो होते हैं, ये क्या होता है कि इनको डिजीज़ नहीं होता है, क्योंकि ये लोकली होते हैं, ज़्यादा डिजीज़ होने का, डिजीज़ रेसिस्टेंट होते हैं। तो अब क्या किया जाएगा? दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा, और जो एनिमल जो आएगा, तो दैट विल बी ऑफ डिज़ायर क्वालिटी, मतलब लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होगा और डिजीज़ भी कम होगा। तो दोनों का समस्या जो है ख़त्म हो गया और ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। अब इनकी शेल्टर की बात करते हैं कि उनको जो है, और क्लीनिंग की बात करते हैं, क्योंकि क्लीनिंग होगा तभी डिजीज़ नहीं होगा, और शेल्टर प्रॉपर होंगे तो भी डिजीज़ होने का कम खतरा रहेगा। तो शेल्टर क्या होने चाहिए? वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, और वेल वेंटिलेटेड रूप से सेट होना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड मीन्स बहुत हवा और रोशनी का प्रॉपर जो है जो फैसिलिटी होना चाहिए उस शेड में। उसके बाद जो है जो एनिमल का जो फ्लोर होना चाहिए वो स्लोपिंग होना चाहिए, ताकि जो भी यूरिनेशन या कुछ भी हो तो वो स्लोपिंग के थ्रू बाहर चला जाए, और जो जो भी फ्लोर है वो ड्राई रहे। तो और उसके बाद उनको नहलाना चाहिए, और नहलाने से उनके बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, डर्ट को रिमूव करना, ब्रशिंग करना चाहिए उनके एनिमल की बॉडी को। तो ये सब सारी चीज़ें, जिससे कि उनका हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। अब यह फूड रिक्वायरमेंट है। तो फूड रिक्वायरमेंट दो चीज़ें आती हैं इसमें। एक तो है उनका बॉडी हेल्दी रखने के लिए फूड, और दूसरा है कि जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है फूड। तो दोनों चीज़ों का केयर रखना है। अगर हेल्दी नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और मिल्क जिस पर्पस के लिए हम लोग इनको पालते हैं, वो प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो दो तरह के फीड है। वन इज़ रफेज। रफेज, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइबर कंटेनिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर कंटेनिंग फूड है। और कंसनट्रेट जो कि नया टर्म है, जिसका मतलब होता है कि फाइबर कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, अदर न्यूट्रिएंट भी
शामिल हो। तो दोनों चीज़ एक बैलेंस अमाउंट में लिया जाता है और उसके अलावा कुछ जो है जो एडिटिव माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको भी उनमें डाला जाता है, जैसे कि वो हेल्दी भी रहे और मिल्क का भी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो ज़्यादा से प्रोटीन कंटेनिंग डाइट खिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नाउ कैटल जो होते हैं बहुत सारी डिजीजेस हो जाते हैं, कुछ जो है एक्टो होते हैं, बाहरी पैरासाइट होते हैं, कुछ इंडो पैरासाइट होते हैं। तो एक्टो पैरासाइट स्किन के ऊपर स्किन डिजीज़ कॉज करते हैं और इंडो पैरासाइट जो है उनके लिवर में लिवर फ्लूक, ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि उनको क्या करते हैं, उनके लिवर को डैमेज करते हैं। देन जो है उनका प्रॉपर फिर बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हो जाते हैं और उससे बचने के लिए उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है ताकि उनमें बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ नहीं हो। ना पोल्ट्री फार्मिंग, तो पोल्ट्री फार्मिंग जनरली होता है जिसमें कि फॉल को जो है पाला जाता है, जो बर्ड्स होते हैं उनका पालन पोषण किया जाता है। और ये जो है किसके लिए, एग और मीट के लिए किया जाता है इनका पालन पोषण। तो इनमें जनरली जो ब्रीड होते हैं जो चूज़ किया जाता है, तो दो तरह की चीज़ें हैं, एग चाहिए और मिल्क, एग चाहिए और मीट चाहिए। तो एग के लिए चूज़ किया जाता है जो ब्रीड है, दैट इज़ लेयर्स फॉर एग एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। तो एग के लिए लेयर्स और जो ब्रॉयलर है जो है उसके लिए मीट के लिए ब्रॉयलर्स। नाउ अब जो अगेन जैसे हमने जो है कैटल के केस में देखा, एग्जॉटिक ब्रीड और जो फॉरेन ब्रीड है दोनों के बीच में क्या किया गया था, क्रॉस किया गया था। उसी तरह यहाँ भी जो है इंडियन ब्रीड और फॉरेन ब्रीड के बीच में क्रॉस किया जाएगा। जैसे इंडियन ब्रीड जैसे हो गया एसील और फॉरेन ब्रीड हो गया लेग हॉर्न्स, दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा। और उसके बाद जो न्यू वैरायटी डेवलप होगा तो उसमें डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक जैसे आएंगे, जो क्वालिटी ऑफ चिक्स होगा, नंबर ऑफ चिक्स, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। देन जो भी डॉग ब्रॉयलर पेरेंट होंगे जो कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए होंगे, देन उनमें जो है ज़्यादा हीट टॉलरेट, गर्मियों के दिन में जो है बहुत गर्मी होती है तो हीट टॉलरेट करने की टेंडेंसी होगी। और उसके बाद जो है मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल नहीं होगा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा। और उनका साइज जो है डिक्रीज़ किया जाता है, जिससे कि छोटे छोटे होंगे जो एग लेइंग जो बर्ड्स होते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रस जो चीपर डाइट है वो उसका यूज़ करके वो लोग जो है वो लोग यूटिलाइज कर सके। और ये जो चीपर डाइट जो है जनरली एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट जिसको हम लोग फेंक देते हैं, जो एग्रीकल्चर होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, तो इस सब का यूज़ उनका खाना जो है बन सके। हम लोगों को जो है एक्स्ट्रा जो है पैसा लगा के जो है डाइट देने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो कहने का मतलब यही है कि चीपर जो डाइट हो उसका जो है यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं एसील और लेग हॉर्न्स किस तरह के बर्ड्स हैं। तो एसील कैसा है, एसील जो है इंडिजिनस है, हम लोग के देश का है। और लेग हॉर्न्स कैसा है, ये फॉरेन वेराइटी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन के बारे में। एग जो चिकन जो है एग के लिए जो है पाले जाते हैं और ब्रॉयलर जो कि मीट के लिए। तो अब यहाँ पे ब्रॉयलर चिकन की बात करेंगे तो उनको जो है विटामिन रिच फूड दिया जाता है और जिससे कि उनमें जो है अच्छे से ग्रोथ हो, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मीट जो है मिल सके। उसके बाद जो है केयर किया जाता है, वो मरे नहीं, मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं हो। उसके बाद जो कैरकैस क्वालिटी है, जो सेलिंग प्राइस उससे अच्छा मिले, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। उनका फीदरिंग मेंटेन हो और अच्छा प्राइस भी मिले, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद जो है जैसे ही ये अच्छा ग्रोथ हो जाता है इनमें, तो फिर ये मार्केट दे दिया जाता है, मार्केट में भेज दिया जाता है फॉर मीट पर्पस। और इनके लिए प्रॉपर जो शेल्टर का जो प्रॉपर जो
जो इनका रहने का जगह होता है उनमें प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए हाउसिंग का, और अच्छे से उनको खाना मिले। प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के और पेस्ट के कंट्रोल पे ध्यान दिया जाता है कि डिजीज़ उनमें नहीं हो। पेस्ट जो है जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो वहाँ पे नहीं पाया जाए, तो जिससे कि उनका जो कंडीशन होगा वो अच्छा होगा, और जो पर्पस के लिए हम लोग इनको पालते हैं वो पर्पस फुलफिल हो पाएगा। और ब्रॉयलर चिकन का जो होता है उनके लिए प्रोटीन रिच डाइट, देन एडिक्वेट फैट, ये प्रोवाइड किया जाता है। और विटामिन, जो मैंने कहा, विटामिन में विटामिन ए एंड के जो है ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। तो जनरली क्या होता है, ये बर्ड जनरली जो भी वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, एनी पैरासाइट, इजीली उनको क्या कर देता है, वो सफ़र करते हैं इन डिजीज़ों से। तो ये डिजीज़ जो है इजीली फैल जाता है इन पे, तो ये इजीली नहीं फैले। और कुछ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज़ भी होते हैं, उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज होता है। तो ये जो वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़, उसके लिए सबसे प्रॉपर है न्यूट्रिशनल डिजीज़। तो हम लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो हम लोग खाने को सही मात्रा में खाना देंगे तो पूरा हो जाएगा। लेकिन जो माइक्रोबियल डिजीज़ है, तो उनको उनसे बचने के लिए क्लीनिंग होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, और उसके बाद जो है डिसइंफेक्टेंट का स्प्रेइंग होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, तो इनका जो है टाइम टू टाइम जो है स्प्रेइंग होना चाहिए, जिससे कि उनमें डिजीज़ नहीं फैले। तो ये सारी बातें केयर करनी है, ताकि ये अच्छे से जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, पोल्ट्री फार्म है, वो अच्छे से अगर पोल्ट्री बर्ड्स का अच्छे से केयर किया जाएगा तो उनका जो पर्पस है वो फुलफिल हो पाएगा। अब हमारे पास है फ़िश प्रोडक्शन। जो फ़िश जो प्रोडक्शन होता है, अब फ़िश क्या है, फ़िश किसके लिए हम लोग खाते हैं? तो जनरली फ़िश जो है एनिमल प्रोटीन के लिए खाया जाता है, और ये सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है एनिमल प्रोटीन का। और ये जनरली जो एक तो होगा कि ये जो है नेचुरल सोर्स में हम लोग क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं फ़िश को। तो 2 तरह से ये ऑब्टेन होता है, 2 तरह से फ़िश हमें मिलता है। एक तो कैप्चर फ़िशिंग होगा कि जाल डाल दिए, कोई भी जो रिवर है, पॉन्ड है, जो भी रिवर है या सी है, ओशन है, तो वहाँ हमें मिल गया। दूसरा होता है कि जिसको हम लोग पालते हैं, फ़िश फार्मिंग करते हैं, तो इसका जो नेम हो जाएगा कल्चर फ़िशरी हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नया वर्ड है। कैप्चर फ़िशिंग तो समझ में आ जाता है, लेकिन कल्चर फ़िशरी जो है थोड़ा सा अलग सा टर्म हो जाता है। तो चाहे रिवर हो, पॉन्ड हो, सी हो, फ्रेश वाटर हो, जो भी हो, तो इस तरह से हमें फ़िश ऑब्टेन होता है, दोनों कैप्चर से और कल्चर से, दोनों चीज़ों से ऑब्टेन होता है। इस तरह से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। और फ़िश प्रोडक्शन में 2 चीज़ें आएँगी। एक फ़िश जो ट्रू फ़िश है, जिसको हम लोग फ़िश कहेंगे, शेल फ़िश इसको कहा जाता है, और दूसरा होता है प्राउंस और मोलस्क। ये सॉरी एक फ़िश जो होगा फाइंड ट्रू फ़िश होगा, और दूसरा जो होगा, जैसे आपका जो भी फ़िश हम लोग पढ़ने वाले हैं, रोहू, कतला, ये सब सारे क्या होंगे, ट्रू फ़िश होंगे। और कुछ फ़िश जो होता है शेल फ़िश होता है, तो शेल में पाया जाता है। तो जिसमें आता है प्राउन एंड देन मोलस्क, ये 2 चीज़ें 2 और भी एनिमल्स हैं, ये सब सारे आएँगे। तो जैसा कि हमारा इंडिया जो है पेनिनसुलर कंट्री है, और 3 साइड से जो है सीज ओशंस हैं, बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह क्या होगा कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है बहुत लंबा चौड़ा है, 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, तो फ़िशिंग जो है मेन, बहुत सारे लोगों का फ़िशिंग मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है। तो बड़े स्तर पे जो फ़िशिंग जो किया जाता है, फ़िश को पकड़ा जाता है, वो सैटेलाइट के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि स्कूल ऑफ फ़िश क्या है। तो स्कूल यहाँ पे पढ़ने वाला स्कूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ़िश इज़ कॉल्ड स्कूल ऑफ फ़िश। ओके, तो स्कूल ऑफ फ़िश कहाँ पे है, तो जहाँ भी पता चलता है तो फिर ये जो आते हैं और फ़िश फार्मिंग, फ़िश जो है वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। देन इको साउंडर से भी यूज़ होता है, इको साउंड यूज़ होता है, और जिससे कि
क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि फ़िश जो है वहाँ पाया जाता है, और फिर जो है वो नेट का यूज़ करके, फ़िशिंग बोट का यूज़ करके, फ़िशिंग नेट का यूज़ करके जो है वहाँ से फ़िश को निकाला जाता है। और बहुत सारे पॉपुलर मैरीन फ़िश जो है, जैसे पॉम्फ्रेट है, मैकरल है, टूना है, सार्डाइन्स है, बॉम्बे डक है, ये सब सारे फ़ेमस जो है फ़िश है। अब कुछ जो है फाइन फिश, 2 तरह के फिश मैंने बताए, फाइन फिश और शेल फिश। तो फाइन फिश जो होगा, जैसे मुलेट्स, वेटकी, पर्ल स्पॉट, और दूसरा होता है शेल फिश जैसे प्राउंस हो गया, देन मुशल्स हो गया, देन ऑयस्टर्स हो गया। तो ऑयस्टर का जो होता है पर्ल्स के लिए भी आपने सुना होगा, पर्ल्स के में जो है पर्ल्स उसमें बनता है ऑयस्टर में, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं कैसे ये जो है क्या है, प्राउन है, प्राउन का वैरायटी है। नाउ अब ये डिमांड जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ़िश जो है, फ़िश का नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैरीन फ़िश का स्टॉक जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए जो है फ़िश का फार्मिंग किया जा रहा है, और उससे फ़िश का डिमांड पूरा किया जाता है। और दिस प्रैक्टिस इज़ कॉल्ड मेरी कल्चर, दिस प्रैक्टिस इज़ कॉल्ड मेरी कल्चर। नाउ लेट्स रीड अबाउट फ्रेश वाटर फिशेस, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब ये तो हमने बात की मैरीन की फ़िश की, जो कि समुद्र में रहते हैं, लेकिन अब हम लोग बात करें पॉन्ड, लेक सब में, जो जिसमें बिना नमक वाले जो पानी है उसमें ये फ़िश पाए जाते हैं, और कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर फार्मिंग की बात हो रही है, फ़िश वाटर जो कि फ्रेश वाटर में किया जाता है। तो यहाँ पे जो है रिवर, पॉन्ड, कैनाल, ये सब रिजर्वियर की बात हो रही है, जहाँ पे जो है ये फ़िश फार्मिंग किया जाता है। तो एक टर्म है ब्रैकिश वाटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रैकिश वाटर? तो ब्रैकिश वाटर वैसे वाटर को कहते हैं जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है, तो वहाँ भी फ़िश फार्मिंग होती है, और फ़िश वहाँ पे पाए जाते हैं। तो जैसे कि लेगून, तो यहाँ पे कैप्चर फिशिंग किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे यील्ड नहीं मिलता है फ़िश का। तो जो प्रोडक्शन है, मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज़ थ्रू एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर जो है मेनली किसके लिए है? फ़िश के प्रोडक्शन के लिए होता है। अब फिश कल्चर जो किया जाता है, कभी कभी राइस क्रॉप में किया जाता है। राइस क्रॉप जो होता है, पैडी फील्ड होता है, उसमें जो फिश को ग्रो किया जाता है, और बहुत ग्रो किया जाता है, और यहाँ पे डिफरेंट जो है फिश को लाया जाता है, और वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। और क्या होता है इसमें कि ये जो है फर्टिलाइज, ये मेन्योर भी प्रोवाइड करते हैं पैडी फील्ड को। तो पैडी भी अच्छे से ग्रो करता है, और फिश भी, जो भी इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट जो कि पैडी फील्ड को जो है हानि पहुंचाने वाले होते हैं, तो ये इनको खाता है। तो इस तरह जो है बहुत ही अच्छे से ये कॉम्बिनेशन होता है फिश फार्मिंग और राइस क्रॉप का, तो यहाँ पे उगाया जाता है। उसके बाद एक सिस्टम है जिसमें कि एक पॉन्ड में, एक सिंगल पॉन्ड में डिफरेंट वैरायटी 5-6 जो फिश जो है डिफरेंट स्पीसीज़ के ये लाए जाते हैं, और उसमें जो है फ़िश फार्मिंग किया जाता है। अब ये क्यों सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ जो फ़िश जो सेलेक्ट किया जाता है, तो कुछ फ़िश जो होंगे वो सरफेस फीडर होंगे, जो सरफेस वाले जो भी इंसेक्ट होंगे, जो भी कुछ होगा तो उसको खाएँगे। फिर कुछ जो फ़िश होंगे वो मिडिल फीडर होंगे, जो बीच वाला जो जगह होता है, जो उसको मिडिल ज़ोन में वो जो भी चीज़ है उसको खाएँगे। फिर कुछ जो फ़िश होते हैं वो बॉटम फीडर होते हैं, जो बॉटम में पाया जाएगा, जो वीड होगा, कुछ जो भी इंसेक्ट होगा उसको खाएँगे। तो इस तरह जो है फ़िश फार्मिंग बहुत ही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फूड के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं है। यहाँ जितना भी फूड है अवेलेबल है पॉन्ड में, मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड जो है फ़िश यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इनका बढ़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि जो कटलाज़ है, तो वो सरफेस फीडर है, रोहू जो है मिडिल ज़ोन फीडर है, कॉमन कार्प्स है, मृगल्स है, दे आर बॉटम फीडर। और जो ग्रास क्रैब्स है, वो क्या करते हैं, वीट जो है
वीट को खाते हैं। तो इस तरह जो है कंपटीशन नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश का प्रोडक्शन होता है। एक प्रॉब्लम होता है कि जब हम 3 5-6 वैरायटी का हम लोग स्पीसीज़ का फ़िश एक पॉन्ड में है, तो वहाँ पे जब भी जो है जब भी ये सारे क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे मॉनसून सीज़न में। ये सारे ब्रीड करेंगे मॉनसून सीज़न में। तो फ़िश शीट कलेक्ट किया जाता है। जब भी फ़िश सीड यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा तो जो फ़िश का सीड होगा उसमें ये नहीं पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो है फ़िश का सीड है। तो उसमें पता ही नहीं चलेगा, मिक्स हो जाएगा और कभी-कभी दूसरे जो फ़िश हैं उसका भी मिक्स हो जाएगा। तो डिज़ायर जो फ़िश का सीड है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए एक चीज़ किया जाता है, हार्मोन उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और उस हार्मोन के प्रभाव से क्या होगा कि कुछ फ़िश जो है ब्रीड करेंगे, कुछ नहीं ब्रीड करेंगे। जिस ऐसे हार्मोन को इंट्रोड्यूस कराया गया कि हमको डिज़ायर फ़िश का ब्रीडिंग चाहिए और उस डिज़ायर फ़िश के जो है सीड चाहिए, तो उस तरह का हार्मोन इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इससे क्या होगा, डिज़ायर जो है फ़िश सीड हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हनी बी कीपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये हनी बी जो है हनी देते हैं। और हनी जो है जनरली कहाँ से मिलता है हमें, तो बी हाइव से मिलता है। और ये बी हाइव जो होते हैं वो सोर्स होते हैं वैक्स के, और बहुत सारे मेडिसिनल जो है प्रिपरेशन किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो हनी जो है वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होता है हनी का, और बहुत ज़्यादा जो है हमें बेनिफिट देता है ना। तो इसमें जो लोकल वैरायटी है एपिस सेरेना इंडिका है। उसके बाद जिनको इंडियन बी कहा जाता है एपिस डोरसाटा है, जिसको रॉक बी कहा जाता है, एपिस फ्लोरा है जो कि लिटिल बी कहा जाता है। और जो इटालियन बी वैरायटी है इनका नाम है मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा है। जो ये एपिस मेलिफेरा का जो वैरायटी है बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हनी का करता है, और बहुत ही कम जो है ये जो है स्टिंग करता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना है कि जो हनी का प्रोडक्शन होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। जो क्वालिटी ऑफ हनी होगा, टेस्ट जो होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा पास्चराइज पे। तो पास्चराइज मीन्स व्हाट? पास्चराइज मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर फॉर व्हाट? कलेक्टिंग नेक्टर, देन व्हाट? पॉलन ग्रेन। तो ये जो अवेलेबिलिटी है, ये जो किस तरह के फ्लावर अवेलेबल है, हनी का जो बी हाइव है उसके साइड में किस तरह का फ्लावर है, और हनी क्या करेगी, हनी भी उसी से कलेक्ट करेगी नेक्टर। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ फ्लावर पे डिपेंड करता है। टेस्ट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो नेक्टर पे डिपेंड करेगा, देन जो फ्लावर की वैरायटी पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम लोग, और इसके जो हनी बी का जो जो पालन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो एनिमल हस्बेंड्री में किस किस तरह के एनिमल्स का हम लोग जो है केयर करते हैं, उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, देन फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से जो पर्पस है हमारा वो फुलफिल कर सके। सो आई होप ये जो एनिमल हस्बेंड्री एंड देन क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू।